Assalamu alaikum. Good morning and welcome to Rise and Shine on 365. कहते हैं ना हाथ से चीजें कुछ निकलती रहती सरकती जाती है इसी तरह हमारा टेबल आज सरकता गया। क्या हाल है जुएब? मैं ठीक। आज आप देख रहे हैं, आपको जुएब की खुशी से पता चलेगा आज जुम्मे का दिन है। आज जुम्मे का दिन ऐसे है, ही हाँ, बिल्कुल। बट मैं जुएब से कह रही थी कि जुएब जुम्मे को तो हम सलवार कमीज पहनते, क्या हुआ उसको? बस वो 2-3 दिन सलवार कमीज में पहनता रहा, मैंने कहा चलो फॉर चेंज ये कर लेते हैं। लेकिन बहुत अच्छा, आप बहुत अच्छी लग रही है। थैंक यू। लेकिन मैंने ये आगे लगाया, बहुत अच्छे। ये आपको बस कर दे। नाजरीन को खुशामदीद कहते हैं, तो वेलकम करते हैं शो में। मुल्क में घी बहुत अरसे बाद ना हजम कर दिया जाए पार्लिमानी का घी तेल की कीमतों में इजाफे की खबरें गर्म हो रही हैं घी की तरह। इस पर बात करेंगे। क्रिकेट की दुनिया में क्या होने जा रहा है वो भी शामिल गुफ्तगू करेंगे। सच्ची मोहब्बत की तलाश में पाकिस्तान आने वाली अमरीकी खातून के बारे में भी कुछ डिस्कशन होगा। कराची में ख़वातीन मैराथन होने जा रही है, तो आपको मिलवाएंगे बॉर्न टू रन की टीम से और ओवरसीज पाकिस्तानियों से भी मुलाकात होगी। साथ ही साथ आज शो में आपको बहुत सारी अहम शख्सियात से मिलाएंगे, आपकी होगी। तो देखते रहिए राइज एंड शाइन। आज की अच्छी बात जल्दी से बता दें। बी योर सेल्फ, एवरीवन एल्स इज टेकन। सो सिंपल ना। बिल्कुल हो गई अच्छी बात। अच्छी सरबत अच्छी होता है। टॉप स्टोरीज क्या है हमारी? पहली टॉप स्टोरी, वजीर आजम ने तहरीक इंसाफ को एक बार फिर मुज़ाकरात की दावत दे दी है। कमीशन के बजाय पार्लिमानी कमेटी बनाने की उन्होंने पेशकश की है। और ये कल खबर हमने आपको दे ही दी थी कि हुकूमत की तरफ से कहा जा रहा है कि पार्लिमानी कमेटी बना देते हैं और वो देख लेगी मामले को। विफाकी काबीना इजलास से खिताब करते हुए हुकूमती कमेटी तहरीरी जवाब देने के लिए तैयार थी, लेकिन ये इनकार करके भाग गए। यानी अब ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर ये कह रहे हैं कि उनकी तरफ से मुज़ाकरात जो रुके हैं, तातुल का शिकार हुए हैं, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिम्मेदार है। हम तो तैयार थे करने के लिए मुज़ाकरात। 2018 के इंतखाबात में धांधली पर जुडिशल कमेटी नहीं, हाउस कमेटी बनाई गई थी। तहरीक इंसाफ ने वज़ीर आज़म की पेशकश गैर संजीदा करार दे दी और उनके चेयरमैन बैरिस्टर गौर ने कहा कि हमने कैदियों की रिहाई और 2 वाक़यात पर जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा किया। मैंडेट की तो अभी हमने बात की ही नहीं थी। वज़ीर आज़म की बातें गैर मुताल्लिका हैं। तो दोनों एक दूसरे पर ये कह रहे हैं बिल्कुल कि भाई, मगर लग रहा है कि हुकूमत मुज़ाकरात की तरफ टिल्ट कर रही है, करना चाह रही है, लेकिन वो जो जैसा वो चाह रहे हैं, जुडिशल कमीशन का जो मुतालबा है, वो अगर नहीं मानेंगे, पार्लिमानी कमेटी बन जाएगी तो रह गई बात वही बात रह गई कि यही कमेटी में बात वो जैसे हमने कहा था वी आर नॉट मूविंग फ्रॉम द फर्स्ट बॉक्स, तो उन्होंने कहा बॉक्स ही नहीं है अभी तो। हाँ, अभी तो बॉक्स ही नहीं है, अभी तो हम रोटेट कर रहे हैं। अच्छा जी, और दूसरी हमारी टॉप स्टोरी है कि खालिद मकबूल सिद्दीकी ने पीपल्स पार्टी पर लफ्जी वार किए हैं। तनकीद किया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर, कहा कि सिंध में 15 साल से जमहूरियत के नाम पर एक जमात मौजूद है और हमारी खुशफहमी थी कि ताजरों से माजरत भी करेंगे, लेकिन इनका लहजा धमकी से कम नहीं था। वो जो अब एक उस पे एक चीज़ पे वजाहत आ चुकी है, बाकायदा बात हो चुकी है, वो इतना सीरियस नौयत की कोई बात थी भी नहीं, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने इस बात का इंतखाब किया और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर दी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर तनकीद भी खालिद मकबूल साहब ने कर दी। खैर उनकी मर्जी है। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में पीपल्स पार्टी को भरपूर उन्होंने जवाब दिया। शर्जील मेमन ये कहते हैं, उन्होंने भी फिर रिस्पॉन्ड किया। उन्होंने कहा कि एमक्यूएम का माजी उनका डरावना ख्वाब है। अब ताजरों को भत्ते की पर्चियां मिलती हैं, ना ही बोरी बंद लाशें। तो तारीखी हवाले फिर वजीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन ने भी दिए। मुर्तज़ा वहाब भी फिर बोले, उन्होंने कहा कि एमक्यूएम रहनुमा आपस के इख्तलाफात की वजह से इस्तिराब का शिकार है और यह भी हकीकत है कि एमक्यूएम में आपस में इख्तलाफात हैं। सियासी जमातें एक दूसरे पर इल्ज़ामात लगाती हैं और वो नैरेटिव के लिए, अपने नैरेटिव के लिए, लोगों को बताने के लिए कि हम एक ऑपोजिशन का किरदार अदा कर रहे हैं। बिल्कुल, लेकिन वो क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, लोग काफी अवेयर हो गए हैं, समझ जाते हैं लोग। सही बात है। चल क्या रहा है। और ज़ुएब, इख्तलाफात हमेशा हर पार्टी में रहते हैं, लेकिन जहां आपकी सिटी अफेक्ट हो रही हो, जहां आपका सूबा अफेक्ट हो रहा हो, वहाँ वन शुड मेक श्योर कि दोनों पार्टीज मिल के बैठे और कोई रेजोल्यूशन या कोई रिजॉल्व लेकर। बिल्कुल। और देखिए इसमें एक और चीज, यानी प्रॉब्लम अब यहाँ ये आ गया कि लोगों में इतना जस्ट यानी ट्रस्ट का जो लैक ऑफ ट्रस्ट
वो कुछ बढ़ चुका है तो आपकी बातों पर या आपकी दूसरी जमात पर, तनकीद पर यकीन नहीं आता लोगों को। अब यकीन नहीं आता। वो ये कहते हैं कि आपने भी तो ये काम किया था और आप भी तो इसी में, मोस्टली गुफ्तगू ही हो रही होती है, ऐसे ही काम कम, तो रिजल्ट्स कम बहुत प्रॉब्लम दिखते हो गई है जी। और वक्त बहुत जाया हो चुका है इस लेन देन में। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही। तो कुछ है। करना पड़ेगा, प्रैक्टिकली कुछ अवाम के लिए करना पड़ेगा, और जो कर रहे हैं उनको लोग अवाम एक्नॉलेज भी कर रहे हैं और उनकी बात को सुनते भी हैं, उनको उनकी बात को मानते भी हैं। तो सिर्फ बयानात से काम अब चलने वाला है नहीं। आप लोगों को किसी भी सूरत जो है वो मिसगाइड नहीं कर सकते हैं। अवेयर हो गया। काफी सही बात कर रहे हैं। तो आप बताइए क्या टॉप स्टोरी। जी जनाब, जरा अमेरिका की तरफ रुख करते हैं। अमेरिकन पैसेंजर प्लेन क्रैश, कोई जिंदा ना बचा। प्लेन और हेलीकॉप्टर में सवार तमाम 67 अफराद हलाक हो गए। एक पाकिस्तानी खातून भी जान से हाथ धो बैठी। प्लेन हेलीकॉप्टर से टकराने के बाद दरिया में गिर गया था। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने हादसे को ट्रेजेडी करार दे दिया है। कहा बड़े साहने ये साहना जो आया है उससे अमरीकी बहुत ज़्यादा गम में है। तमाम इदारों ने रेस्क्यू ऑपरेशन में भरपूर हिस्सा लिया। इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट जब भी ऐसी और ये आप देख सकते हैं ये खातून पाकिस्तानी खातून भी इस अनफॉर्चुनेट तो है, लेकिन अजीब स्ट्रेंज, यानी कुछ समझ से बाहर बात है। हाँ, क्योंकि एयर ट्रैफिक भी एक होता है। एग्जैक्टली, देयर इज एन एयर ट्रैफिक, और एयर ट्रैफिक में तो कंट्रोल सेंटर्स को पता होता है कि क्या प्लान है पूरे 24 आवर्स का। ऐसा ही है। और डोनाल्ड ट्रंप ने भी यही बात की कि ये मुझे उन्हें भी समझ नहीं आ रहा कि कैसे लोगों को रखा गया है कि एक मुसाफिर तैयारा, इतना बड़ा तैयारा आ रहा है, वहां पर तरबियती परवाज पर एक हेलीकॉप्टर जिसमें 3 फौजी सवार है। बिल्कुल। तो उनको क्या कंट्रोल टावर से बताया नहीं जा रहा, वो खुद नहीं देख रहे हैं उस तैयारे में लाइट्स होती कि हो कैसे गया। लेकिन खैर हादसात होते ही ऐसे हैं। कंस्पिरेसी थ्योरी बाद में पता चलेगी, बाद में पता चलती है जब वो, अच्छा एक चैनल पर एक शो आता था एयर ट्रैवल इन्वेस्टिगेट। I loved it। है ना, वो आपने देखा है ना, मैं बहुत देखती थी। कितना वो मिनट्स टू द सेकंड्स के नाम से भी आता था, तो पीछे जाते रहते थे और इन्वेस्टिगेशन होती रहती थी। ब्लैक बॉक्स से इवेंचुअली पता चलता था कि तो बिल्कुल ऐसे इसमें पता चलेगा, बिल्कुल पता चलेगा कि हुआ क्या है, क्योंकि हैरान हो परेशान है सब कि इस तरह के वाकयात भी, इतने बड़े बड़े लैब्स हो सकते हैं कहीं भी। तो ये बड़ा एक ऐसा हुआ था और बड़ी जाने भी गई हैं इसमें। बिल्कुल जनाब, एक छोटी सी ब्रेक का वक्त हुआ है, कहीं मत जाइएगा, वापस आ जी बिल्कुल बिल्कुल उसी तरह की जब हंगामी लैंडिंग होती है। यस, वेलकम बैक नाजरीन। अब कुछ क्रिकेट की तरफ रुक करते हैं। क्रिकेट की हम बात करते हैं। पाकिस्तान में होने वाली आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की इफ्तिताई तकरीब का मुमकिन शेड्यूल सामने आ गया है। मेगा इवेंट की इफ्तिताई तकरीब 16 फरवरी को लाहौर में मुनक्किद होगी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने चैंपियंस ट्रॉफी की इफ्तिताई तकरीबात का शेड्यूल भी तैयार कर दिया है। इवेंट का पहला मैच कराची में होगा, लेकिन इफ्तिताही तकरीब लाहौर में कराने का फैसला किया गया है। और चैंपियंस ट्रॉफी की इफ्तिताई तकरीब 16 फरवरी को हुजूरी बाग लाहौर में। ताहम इससे पहले वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 7 फरवरी को कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर का इफ्तिताह भी करेंगे और 11 फरवरी को नेशनल स्टेडियम कराची की इफ्तिताई तकरीब मुनक्किद की जाएगी। ज़राए ने यह बताया है कि चैंपियंस ट्रॉफी से पहले कप्तानों की जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्किद किए जाने का इम्कान भी है। पीसीबी ने पहले मरहले में 30% टिकट्स ऑनलाइन फरोख्त के लिए पेश किए और ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स आया लोगों का। जाहिर सी बात है, इतने अरसे बाद यहाँ पाकिस्तान में मैच हो रहा है, सो एवरीबॉडी इज रियली एक्साइटेड। इसी पे मजीद बात करने टीम का ऐलान भी नहीं किया गया। हाँ, टीम अनाउंसमेंट नहीं है। बिल्कुल, ये अदील से ही बात करते हैं। अदील अजहर को वेलकम करते हैं, स्पोर्ट्स एनालिस्ट है। अस्सलाम वालेकुम अदील, ये बताइएगा, पहला मैच कराची में है लेकिन इफ्तिताही तकरीब जो है वो लाहौर में है और हम थोड़ा ट्राइंग टू फिगर आउट क्यों हो रही है ऐसे। देखिए, आपको ये बात समझनी पड़ेगी। आई नो मेरे कुछ लाहौर के दोस्तों को ये बात अक्सर बड़ी बुरी लगती है, बट पाकिस्तान रिवॉल्व्स अराउंड लाहौर, क्योंकि हेडक्वार्टर्स आपको पता है वहाँ पर है क्रिकेट। और आप देखिए शहरी खान साहब एक जमाने में जब पीसीबी के चेयरमैन बने थे, आज से कुछ तकरीबन 15-17 साल पहले, उन्होंने अपना एक कैंप ऑफिस कराची में बना दिया था। तो वो क्योंकि खुद कराची से उनका ताल्लुक था, तो वो यहाँ से पीसीबी को ऑपरेट करते थे, व्हिच डिड नॉट टर्न आउट टू बी अ वेरी पॉपुलर डिसीजन। सो इवेंचुअली क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का हेडक्वार्टर्स वहाँ पर है, प्लस अगर हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स की बात की जाए तो आजकल पीसीबी वालों को हुजूरी बाग बड़ा पसंद आ गया है, तो वहीं पर एक इवेंट किए जाए। But maybe if somebody from PCB is listening to this transmission,
फॉर गॉड सेक अपने इवेंट से पहले साउंड चेक जरूर करा लीजिएगा। सही बात है। यू आर इन द 10th ईयर ऑफ PSL और आप अपना साउंड आज तक। अच्छा वैसे अदील, पता है आपने वही बातें की है जो हम भी यही बात बस सोच रहे थे, तो यही नजर आया कि भाई क्यों ऐसा हो सकता है मुमकिन तौर पर, लेकिन ऐसा कोई रीजन नहीं है। हाँ, जो मैं बेसिकली, लेकिन जाहिर है हम और आप अंदाजे ही लगा सकते हैं कि भाई ये वजह हो सकती है। ये बताएं, टीम का ऐलान थोड़ा सा डिले हो गया। अब बताइए जी। Because थोड़ा सा मैं पिछले सवाल को इट्स अ लॉजिस्टिकल रीजन एज वेल। आई वर्क विद PCB एज अ कॉन्ट्रैक्ट, उनके लिए वो लॉजिस्टिकल इशू है। टीम का ऐलान का जहां तक ताल्लुक है, मुझे ऑनेस्टली समझ में नहीं आ रहा है ऐसे कौन से सितारे ढूंढ कर ला रहे हैं कि जिसकी वजह से आई मीन देयर आर फ्यू थिंग्स व्हिच हैव बिकम सो पाकिस्तानी नाउ दैट पूरी दुनिया की टीमों का ऐलान हो गया है। अच्छा, हम क्यों रुके हुए हैं जी? खुशदल को टीम में शामिल करना है या नहीं शामिल करना? लाइक यार समझ में नहीं आता। अब देखें, दैट एक्चुअली टेल्स यू हाउ अनफॉर्चुनेट दिस टीम इज कि जी साइम अयूब अगर अवेलेबल नहीं है तो हम खुशदिल को लेकर आ रहे हैं। कौन सी परफॉर्मेंस है भाई खुशदिल की? क्या बांग्लादेश प्रीमियर लीग की परफॉर्मेंसेस थे? अब क्या पाकिस्तान में खिलाड़ी जो है वो वर्ल्ड लेवल के टूर्नामेंट्स में खेल रहे होंगे? तो ये इट अगेन, देखिए मैं आपको शायद एक वजह जो और वजह लग रही है वो ये लग रही है, वेस्ट इंडीज से शायद मैच हारने के बाद थोड़ी बौखलाहट का भी शिकार है हमारी, जो ये आपकी बॉल चल रही थी और ये ऐसा लग रहा था दैट एवरीथिंग दैट वी आर डूइंग वी हैव क्रैक्ड आवर डोमेस्टिक क्रिकेट एंड लोकल पाकिस्तान के जो अपने डोमेस्टिक मैचेस हैं एंड ऑल, हम स्पिनिंग विकेट्स बनाएंगे। जैसे अदील आपने खुशदिल की बात की कि उनको लाना चाह रहे हैं आपकी इत्तलात के मुताबिक, तो क्या ये 3-4 लड़के कौन सा पूल है जिसमें सोचा जा रहा है कि खुशदिल ठीक रहेगा हमारे लिए इस टीम में फिट इन करने के लिए? इस वक्त इनको एक खुशदिल की जो एक रेपुटेशन बनी थी, इफ यू रिकॉल, उसने जब डेब्यू किया था पाकिस्तान के लिए, इट वाज ऑन द बैक ऑफ फ्यू परफॉर्मेंसेस दैट ही गेव इन पाकिस्तान सुपर लीग, और खुशदिल की जो परसेप्शन बनी थी वो एक हार्ड हिटिंग बैट्समैन टाइप बनी थी। लेकिन बाद में अंदाजा ये हुआ कि इसको काफी सारे इंटरनेशनल चांसेस दिए गए। खुशदिल फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम पाकिस्तान क्रिकेट टीम का हिस्सा रहे थे, तो बहुत सारे लोग अभी भी ये समझ रहे हैं दैट ही स्टिल गॉट इन हिम। देखिए मैं आपको ऑनेस्टली बताता हूँ, ये हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेट, देखें पाकिस्तान क्रिकेट की कमबख्ती क्यों इस वक्त आई है, बिकॉज हमने मैरिट को साइड पे कर दिया है। अब ये दोस्ती यारियां चल रही हैं, अब मैं ज्यादा डिटेल में जाऊंगा नहीं, खुशदिल किसके करीब है, क्या सिलसिला है, लेकिन नहीं बताएं ना आप, अगर आप अदील आप इसे तो एक्सपेक्ट करेंगे हम कि आप हमें सही बात अभी तो बेलाग तबसरे होंगे हमारे इस पे प्लेटफॉर्म पे, आने तो दे चैंपियंस ट्रॉफी। इट्स एन ओपन सीक्रेट, हमारे यहाँ जाहिर है पाकिस्तान के 3-4 बड़े बड़े प्लेयर्स हैं, उनकी अपनी पसंद के खिलाड़ी होते हैं। हम सब जानते हैं कि बाबर आजम एक जमाने में उनका अपना एक रोटी गैंग हुआ करता था, खराब परफॉर्मेंसेस के बावजूद वो खिलाड़ी सेलेक्ट हुए थे। कुछ खिलाड़ी रिजवान के बड़े करीबी हैं, तो ये आपको पता है हमारी टीम के 2 स्टारवॉर्ड्स हैं और उनके करीबी लोग टीम में जनरली जगह बना लेते हैं इवन विदाउट द मैरिट। तो ये सीन चल रहा है। अच्छा मुझे बताएं कि अभी टेस्ट में तो हमने ना फास्ट बॉलर्स को हमने ट्राई किया अपने, ना उनकी फिटनेस हमने देखी है। वनडेज आपने देख लिया कि जो ऑस्ट्रेलिया से हम जीते हैं, ऑस्ट्रेलिया की आधी टीम नहीं खेल रही थी। साउथ अफ्रीका हम कह सकते हैं कि पूरी जान साउथ ने लगाई, और वो भी आखिरी वाले मैच में। तो कोई प्रैक्टिस का मौका अभी ये ट्रायंगुलर में मिल जाएगा हमें? आप समझते हैं टीम कॉम्बिनेशन मिल जाएगा? नहीं देखिए इंशाल्लाह, देखिए हम सब बैठ के भी ऑल वांट, हम पाकिस्तान टीम को जीतता देखना चाहते हैं ना। हमारे जितने भी इख्तिलाफात हो, एक XYZ प्लेयर भी हो, हमारे जिस किसी से भी एडमिनिस्ट्रेशन में इख्तिलाफात हो, सेलेक्टर हमें पसंद ना हो, बट वी ऑल वांट पाकिस्तान क्रिकेट टीम टू विन। मेरा ये ख्याल है, आई थिंक ये जो टूर्नामेंट इन्होंने जो एक सीरीज रखी है, ट्रायंगुलर सीरीज, देखिए अभी तो हमें बड़ी अच्छी लग रही है बिकॉज खिलाड़ियों को प्रैक्टिस का मौका मिल जाएगा, जबकि पाकिस्तान ने अक्टूबर के बाद से काफी सारे ODI मैचेस खेले हुए, लेकिन फिर भी मुझे डर अक्सर ये लगता है कहीं ऐसा ना हो कि हम दूसरी टीम पाकिस्तान में सेट होने का मौका दे दें यहाँ पे ये 3 मैचेस खिला के। लेकिन फिर भी आई थिंक पाकिस्तान का जो कॉम्बिनेशन है, आई एग्री विद यू, आई थिंक फखर जमान को हमें देखने का मौका मिलेगा। फखर विल बी इन द स्क्वाड, और वो जो हमें साइम की कमी महसूस होनी है इस टूर्नामेंट में, बिकॉज साइम वाज आवर स्टैंड आउट प्लेइंग इन बोथ दीज सीरीज, अनफॉर्चुनेटली वो अवेलेबल नहीं होंगे। ये भी बताइए टॉप ऑर्डर क्या होना चाहिए? देखिए मुझे तो, अगर आप मुझसे पूछें तो मुझे ऐसे ही लग रहा है कि फखर को तो नेचुरली ओपन करना ही करना है। पाकिस्तान यही हमें डिस्कशन करना है कि जी ओपन किससे करवाना है, क्या रिजवान को हम दोबारा ओपनिंग की पोजीशन पे लेकर आएंगे, या आपको पता है पाकिस्तान में जो कुछ होता है वो ये कि हम सरप्राइज करने के बड़े उस्ताद हैं, हम कहीं बाबर आजम, आई डोंट थिंक इतने सरप्राइज हम ले सकते हैं। ऐसा आइडिया भी दे भी नहीं, चुप रहे, बस चुप रहे, नहीं बाबर नहीं कर सकते। मगर बस दुआ नहीं, दूसरा कौन होगा? दूसरा ओपनर कौन हो सकता है? क्या इमामुल हक को तो नहीं दोबारा हम टीम में आ रहे हैं क्या?
कोई ऐसी खबर है? देखिए, इमाम का नाम भी मेरे लिए बहुत सरप्राइजिंग था। इमाम अगर किसी एक फॉर्मेट में वाकई पाकिस्तान के लिए जगह बना सकते थे तो वो टेस्ट क्रिकेट थी। वहां पे उनको खिलाया जा सकता था। इमाम की जो उनका जो फोर्टे था, उनका जो असल एक्सपर्टीज है, या इमाम का जो मिजाज को मैच करती है, वो टेस्ट क्रिकेट है। हमें देखिए समझना ये पड़ेगा कि हमें अब निकलना पड़ेगा इस माइंडसेट के साथ, डिफेंसिव माइंडसेट एंड ऑल। नहीं तो ओपनिंग का तो क्राइसिस आ गया नादिल, फिर कौन है दो तीन जिनको हम ट्राई कर सकते हैं? बाबर तो नहीं, रिजवान भी नहीं, कौन गया? क्यों नहीं? आप सीरियसली, मुझे लग रहा है हम पाकिस्तान क्रिकेट को बहुत अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। ये करवा देंगे ओपनिंग इनमें से किसी एक के साथ, सीरियसली। यार ऐसा ना करे ना आदिल, फिर ये लाइट चली जाए उस दिन, मैं कहता हूँ। हम तो अंडर एस्टिमेट करें, आई थिंक वो ओवर एस्टिमेट करे। और अच्छा, एक फास्ट बॉलिंग का भी जरा पूछे ना कि क्या कॉम्बिनेशन हो सकता है, क्योंकि हमारे रिदम में नहीं नजर आ रहे हैं फास्ट बॉलर्स। देखिए, शाहीन तो हैज गॉट टू बी देयर। जाहिर है नसीम भी पाकिस्तान के साथ होंगे, इसमें तो मुझे खैर कोई शक नहीं है। ये दोनों इसके अलावा एक जो डार्क हॉर्स बन सकते हैं हमारे लिए पाकिस्तान का स्क्वाड। देखिए, जब तक स्क्वाड पूरा अनाउंस नहीं होता ना, अभी हम सिर्फ गेस वर्क में ही होंगे। आमिर जमाल, मुझे लग रहा है कि आमिर जमाल पाकिस्तान की स्क्वाड में फीचर कर सकते हैं। अगर आपको याद हो, क्योंकि ओडीआई पिछले 2-3 साल में इतनी कम हुई है कि आप वो खिलाड़ियों को ज्यादा पाकिस्तानी कंडीशंस में तो ना होने के बराबर हुई है। लेकिन हमारी इंग्लैंड के खिलाफ एक T20 सीरीज हुई थी जिसमें आमिर जमाल की अच्छी कारकर्दगी का। आमिर जमाल, मुझे लग रहा है कि वो भी पाकिस्तान, अगर तीसरा हम एक सीमर खिलाना चाहते हैं तो उनकी जगह बन सकती है। अदील, ये भी बताइए, बहुत ज्यादा ड्यू फैक्टर भी नजर आ रहा है, तो वो क्या, किस तरह डील करेंगे फिर हम? पिच ड्यू आपको अंदाजा है कि लाहौर में तो पूरा दिन ही ड्यू चलनी है, बट ये बहुत बड़ा एक फैक्टर है। और वेरी राइटली पॉइंटेड आउट, इवन कराची में आपको अंदाजा होगा बहुत है। हम जब सुबह उठते हैं तो फिर हम देखते हैं बहुत ज्यादा, और if the cars are wet and all, बाकायदा ऐसा लगता है बारिश हुई है, गाड़ियां धुली भी होती हैं, लोगों के पैसे बच जाते हैं गाड़ी धुलवाने के। सो इसमें जो सिलसिला है वो ये है कि देखिए, सेकंड बैटिंग वाली टीम, आपको पता है कि फिर जो उनको एक एडवांटेज होता है, उसमें बॉल बहुत वेट हो जाती है, ग्रिप नहीं करती, स्पिन नहीं करती। आई थिंक टॉस बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट इन कंडीशंस में। टॉस जीतेगी, जाहिर है वो प्रेफर यही करेगी कि जी वो पहले एक बॉलिंग कर ले, ताकि उनको बहुत ज्यादा वेट गेंद के साथ बॉलिंग ना करवानी पड़े। राइट, बहुत सही कहा आपने, बिल्कुल ठीक है। अदील, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपना तजिया पेश किया। तो देखने की हिकमत अमली अब ये बनाया आप, ताकि आपको कुछ शौक ना लगे कि अगर आपकी टीम टॉस हार जाती है तो फिर आप अपने घर के 2-3 काम ऐसे लाइनअप कर लें कि अगर करना पड़ जाए तो दिल आपका लग जाए उन चीजों में। बिल्कुल जनाब, ये इतना बड़ा फैक्टर है ये ड्यू फैक्टर। ड्यू फैक्टर इज अ लॉट, यस बिल्कुल। एक जनाब वक्फे का टाइम हुआ है, छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं। वेलकम बैक नाजरीन। अब कुछ घी और ऑयल की जो प्राइसेस जैसे जैसे रमजान करीब आएंगे ना, महंगाई के बारे में बहुत ज्यादा बात होती रहेगी और महंगाई बढ़ती रहेगी, और हमें ये अथॉरिटीज से बात करती रहना पड़ेगी। तो आप देखें कितना ऑपोजिट होना चाहिए, रमजान के वक्त चीजें सस्ती होनी चाहिए चीजें लोगों की फराहमी। पाकिस्तान में घी और कुकिंग ऑयल की किल्लत का खदशा पैदा हो गया है, और पोर्ट कासिम पर एडिबल ऑयल की जो शिपमेंट्स है उनकी क्लियरिंग रोकी गई है। गुज़श्ता एक हफ्ते से क्लियर नहीं हो सकी है, जिसकी वजह से मार्केट में सप्लाई कम हो गई है, शॉर्टेज हो गई है। पोर्ट कासिम पर जो एडिबल ऑयल की शिपमेंट्स की क्लियरेंस का अमल है तात्तुल का शिकार है, और पाकिस्तान बनास्पति मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के मुताबिक टर्मिनल पर शिपमेंट्स उतारने की जगह नहीं है, जबकि एडिबल ऑयल के दरामदी कंसाइनमेंट्स को डिस्चार्ज कराने के लिए 8 से 10 बहरी जहाज कतारों में इंतजार भी कर रहे हैं। तो ये क्या हो रहा है शुरू से, यानी नजर आ रहा है, सिग्नल्स हमें नजर आ रहे हैं कि क्या होने जा रहा है। 70,000 से ज्यादा मेट्रिक टन पाम ऑयल लदा हुआ है वहाँ, और जब नहीं सप्लाई होगा तो फिर प्राइस बढ़ेंगी। इस पे मजीद बात करने के लिए हम वेलकम करते हैं शेख उमर रेहान, चेयरमैन PVMA पाकिस्तान वनास्पति मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ने हमें ज्वाइन किया है, उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम शेख उमर साहब, सबसे पहले तो बताइए कि रमज़ान की आमद है और पाकिस्तान में घी और कुकिंग ऑयल की कीमत का खदशा पैदा हो गया है, इसकी क्या वजूहत हैं, और जिस तरह हमने बताया भी कंटेनर्स रुके हुए हैं, क्यों रोके गए हैं, क्यों नहीं उनको जगह मिली जा रही?
जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, तकरीबन एक हफ्ते से हमारी जो कंसाइनमेंट हैं, पाम ऑयल की जो कंसाइनमेंट्स हैं, ये क्लियर नहीं हो पा रही। मसला बना हुआ है पोर्ट के ऊपर, कस्टम के सिस्टम में प्रॉब्लम है। हमारी जो जीडीज हैं वो इन बॉन्ड और एक्स बॉन्ड जो हम कराते हैं अपनी जीडीज का, वो प्रिंसिपल अप्रेजर के पास जो है जाके फंस गई हैं हमारी जीडीज। क्योंकि पहले हमारा जो एडिबल ऑयल था ये सेपरेट था। जब से इन्होंने ये फेसलेस सिस्टम शुरू किया है, इसको मर्ज कर दिया इन्होंने जनरल कार्गो के साथ, तो उसको मर्ज करने से ये एक तरफ सारा लोड जो है वो चला गया है और इनके सिस्टम में जो खराबी हैं उसकी वजह से ये सारा सिस्टम ही कोलैप्स कर गया है। तो इस वजह से हमारी पाम ऑयल की क्लियरेंस हो नहीं पा रही है और पीछे हमारे जो काफ़ी शिप्स हैं वो एडिबल ऑयल लेके खड़े हैं क्योंकि आगे से सप्लाई उठ नहीं रही है, तो जगह नहीं बन रही टर्मिनल्स पे माल उतारने की। तो ये एक प्रॉब्लम बनी हुई है जिसकी वजह से जो है वो हम इस वक्त हमारी इंडस्ट्री, क्योंकि हमारे पास एडिबल ऑयल की कंपनियों में सप्लाई रुकी हुई है, तो उसकी वजह से फिर फिनिश प्रोडक्ट जो है वो आगे डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पा रही। तो डेफिनेटली ये अगर मसला एक आध दिन में हल कर लेते हैं, हमने इनको प्रपोजल दी है कि एडिबल ऑयल को जैसे पहले सेपरेट था ये जनरल कार्गो से, इसको अगर आप सेपरेट कर दें तो तब भी जो है ये मसला कंट्रोल में आ सकता है। तो अब देखें कितना टाइम लगता है इनको इस मसले को हल करने में। तो ये मामला जी, ये बताएं कि पोर्ट पर कितने कंटेनर्स फंसे हुए हैं और कितना तेल और घी मौजूद है उनमें। लेकिन ये कंटेनर्स में एडिबल ऑयल नहीं आता, ये बल्क वेसल्स में आता है। तकरीबन 8 से 10 वेसल्स हमारे जो हैं, जो शिप्स हैं, वो बाहर इस वक्त खड़ी हैं और जो जगह का वेट कर रहे हैं। जी शेख साहब, ये भी बताइएगा हकाम क्या कह रहे हैं, माल क्यों रोका जा रहा है और कब तक ये क्लियर हो जाएगा? देखें, कस्टम जो है वो प्रॉपरली इस पे हमें जवाब नहीं दे रहा। हमें यही कह रहे हैं जी आज 24 घंटे में मसला हल हो जाएगा, 48 घंटे में मसला हो जाएगा, लेकिन ये चीज़ें सुनते सुनते हमें यहाँ तकरीबन एक हफ्ता गुजर गया, तो अभी तक ये मसला हल नहीं हुआ। अच्छा, अभी और सवाल है अगर करें, क्योंकि जी अच्छा, ये बताइए कि आलमी मार्केट में घी और कुकिंग ऑयल की कीमतें कम हो रही हैं, लेकिन पाकिस्तान में इसके असरात नजर नहीं आ रहे हैं, इसकी वजह क्या है? देखें, ऐसी कोई बात नहीं है, कोई रेट नहीं बढ़े हैं, रेट सब गिरे हैं मार्केट में। तकरीबन पिछले घी की कीमतों में काफ़ी ज़्यादा कमी आई है। तो बहरहाल ये अब ये एक नया एक चैप्टर इन्होंने खोल दी है, ये जो क्लियर ना करने का। तो अगर ये मसला ये अगर इसको इन्होंने और 2-3 दिनों में हल नहीं किया, तो ये फिर वाकई जो है ना कीमतों में इजाफा हो जाएगा। राइट, शेख उमर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अनफॉर्चुनेट बात है कि रमज़ान से पहले बजाय कि हम लोगों को फैसिलिटेट करें कि उनके लिए आसानी हो रमज़ान में, और मसाइल पैदा करके लोग अपने अपने सब्जेक्टिव बॉक्सेस को और 1-2 दिन का डिले जो है ना वो 2-3-4 हफ्तों बिल्कुल, बिकॉज द मार्केट वो रेप्रिकॉशंस जो होते हैं। बिल्कुल जनाब, एक छोटी सी ब्रेक का वक्त हुआ है, कहीं मत जाइए, वी शैल बी राइट बैक। क्या बात है, हमारे कान में जो आवाज आ रही होती लग रहा है कोई हॉलीवुड एक्टर बातें कर रहे हैं। इतना क्या अंग्रेजी किसी और की आवाज थी, यकीन करो, सुरीली आवाज थी एक। तो इसी तरह हमें लग रहा है कि कोई बाहर से बात कर रहे हैं, तो बाहर के लोगों की तरफ चलते हैं, ओवरसीज पाकिस्तानियों की जर्नी देखते हैं। जी जनाब, ओवरसीज पाकिस्तानी जो पाकिस्तान से जरूर दूर है, लेकिन उनके दिल पाकिस्तान के लिए धड़कते हैं। क्यों आपने ये स्किप की एक बीट? अच्छा जी जनाब, हमें आज हम वेलकम करेंगे हाफिज अब्दुल रऊफ,
सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं, यूएई से गवर्नमेंट इदारे से इनका ताल्लुक भी है, इवेंट मैनेजिंग भी करते हैं, तो उनको वेलकम करते हैं विदाउट मोर फर्दर ड्यू। अस्सलाम वालेकुम हाफिज अब्दुल रऊफ साहब, थैंक यू सो मच कि आपने हमें अपना वक्त दिया। अच्छा भाई, सबसे पहले तो ये बड़ा गरम सवाल है कि सोशल मीडिया एक्टिविस्ट क्या होता है और आप किस तरह एक्टिविज्म करते हैं सोशल मीडिया पे? किस तरह करते हैं उस तरह तो नहीं करते जिस तरह पे कानून नाफिज हो जाए आपके ऊपर। जी, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आप लोगों का कि आपने मुझे मौका दिया कि मैं अपने पाकिस्तानी भाइयों से बात कर सकूं। बीइंग ओवरसीज पाकिस्तानी, तो बीइंग ओवरसीज पाकिस्तानी, आपको पता है कि बहुत सारी चीज़ों को हमें यहाँ पे देखना पड़ता है। जब हम दियारे गैर में रहते हैं तो दियारे गैर में रहते हुए बहुत सारी चीज़ों को हमें ख्याल रखना पड़ता है। जब हम किसी दूसरे मुल्क में होते हैं तो हम अपने मुल्क के एक सफीर की हैसियत से काम करते हैं यहाँ। बिल्कुल ऐसे ही है। और जब आप अपने आप को सफारतकार कहते हैं तो उसमें यही सबसे बड़ी बात ये होती है कि आपने अपने मुल्क का इमेज बेहतरीन से बेहतरीन जो है वो दुनिया तक पहुंचाना होता है। बेहतरीन बात किया। तो ये बात जो है, इसको जब मैं आज से 35 साल पहले पाकिस्तान से निकला था तो मैंने कुछ अर्सा सऊदी अरब में भी गुजारा, फिर मैं यूरोप में रहा, फिर मैं दुबई में आके सेटल हो गया। तो वक्त के साथ साथ लोगों से मिलने के साथ साथ अंदाजा होता रहा कि इस पॉइंट की कितनी अहमियत है कि जब आप पाकिस्तानी ओवरसीज पाकिस्तानी कहलाते हैं तो उसमें आपको किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। मैं यहाँ पे जब यूएई में मुंतकिल हुआ आज से 25 साल पहले, तो मैंने यहाँ पे देखा कि हमारे पाकिस्तानी जो हैं माशाल्लाह बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। तो मैंने भी सोचा कि मैं भी अपना जो है वो थोड़ा सा हिस्सा डालूं पाकिस्तान की जो अहमियत है उसको उजागर करने के लिए। उसके लिए मैंने सोशल मीडिया का और पब्लिक रिलेशंस जो है जी मैंने स्टार्ट किए। फिर मैंने यहाँ पे लोगों को इकट्ठा करने के लिए बहुत सारे इवेंट्स को ऑर्गेनाइज करना शुरू किया। यहाँ पे पाकिस्तानियों के जो हमारे जो खास इवेंट थे, जिनमें 23 मार्च 14 अगस्त, ये मैंने जो है यहाँ पे कम्युनिटी सेंटर के अंदर बैठ के इसको ऑर्गेनाइज करना शुरू किया। अब्दुल रऊफ साहब, मगर सवाल ये है कि सोशल मीडिया एक्टिविज्म क्या है और आप किस तरह करते हैं? जैसे सोशल मीडिया के ऊपर जब हम अपनी जो चीज़ें जो भी करते हैं हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में, उसमें हम क्या करते हैं कि लोगों को बताते हैं कि किस तरह जो है अपने आप को एक पॉजिटिव जो है वो आपने पेश करना है लोगों के सामने, और नेगेटिविटी को टेक नहीं करना है। आपने पॉजिटिविटी जो है अच्छी बातें करते हैं अच्छा इर्द गिर्द फैलानी है। इर्द गिर्द फैलाना। ये बताया कि गवर्नमेंट सर्वेंट भी हैं वहां पर, तो वहां गवर्नमेंट कैसे काम करती है और पाकिस्तान में गवर्नमेंट जिस तरह काम करती है, फर्क है कोई? क्योंकि देखिए तरक्की में तो फर्क है, गवर्नेंस में भी मुख्तलिफ है, ह्यूमन राइट्स की बात, हर चीज में मुख्तलिफ है ना वो हमसे अभी। तो आपने क्या फर्क देखा? जी बहुत बड़ा फर्क है। हमारे यहाँ की जो जमहूरियत है या यहाँ पे मलूकियत है, तो इसमें बहुत डिफरेंस है। दोनों का सिस्टम बड़ा डिफरेंट है। हमारे यहाँ जब जमहूरी हुकूमतें आती हैं तो वो अपने जो पर्सनल बेनिफिट्स हैं उनको पहले मद्देनजर रखते हैं बजाय कि मुल्क के जो बेनिफिट्स होते हैं। यहाँ पे इनकी पहली प्रायोरिटी जो है वो अपने कंट्री के लोगों की और अपने मुल्क की खैरखाही की होती है। तो हमें इनसे बहुत सारी सीख मिलती है कि हम भी सीखें और इन चीज़ों को अपने कंट्री में इम्प्लीमेंट करें। नहीं, जैसे गवर्नमेंट सर्विस जैसे फाइल आगे बढ़ने का एक प्रोसेस है ना, कि एक डेस्क से फाइल आगे बढ़ी, फिर वो प्रोजेक्ट अप्रूव हो गया, फिर वो प्रोजेक्ट बन गया। तो यहाँ बड़ी इसमें हिकअप्स है पाकिस्तान में, वहाँ कैसे सिस्टम बड़ी स्मूथ चलता है वहाँ पर? जी यहाँ पे बहुत सारी चीजें जो हैं वो ऑटोमेटिक होती हैं। कभी आपने कोई भी रिक्वेस्ट सबमिट की है तो उसका टाइम फ्रेम होता है, वो उनके डेस्क्स होते हैं, तो वो उन मराहिल को तय करते हुए अपनी मंजिल तक पहुंच जाती है। हर चीज बड़ी स्ट्रक्चर में नजर आती है। अच्छा हाफिज साहब, ये भी बताइए कि एक तो इम्प्लीमेंटेशन जो ज़ुहैब बात करें कि इम्प्लीमेंटेशन, फिर एक होती है पनिशमेंट। जिस कंट्री में पनिशमेंट को सीरियसली लिया जाए वहाँ डर और खौफ होता है दोबारा वो गलती करने का। उसके बारे में ज़रा बताएं। वो पनिशमेंट्स पे बहुत जोर है यूएई में, क्या कहेंगे? इसी तरह की पनिशमेंट हर जगह होनी चाहिए? जी सबसे पहली बात यह है कि यहाँ पे कुछ लोग
जो दूसरे कंट्रीज के लोग हैं, इवन के पाकिस्तानीज भी हैं, वो गलतियां करते हैं, फिर वो उनको उन गलतियों का खमियाजा भी भुगतना पड़ता है। और यहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशन बहुत स्ट्रिक्ट हैं। आपने अगर कुछ गलत किया है तो आपको उसकी भुगतान भुगतनी पड़ेगी। अगर आपने अच्छा किया, और ये अप्रिशिएट भी करते हैं अच्छा करने के ऊपर, बिल्कुल, ये नहीं कि आपको सख्तियां ही यहाँ झेलनी पड़ती हैं। सुनाए सिस्टम अब्दुल ऐसा हफीज है। साहब, ये भी सुनाए हमने कि जब दुबई में या कहीं यूएई में एक्सीडेंट होता है रोड का, तो जी सबसे पहले वो दोनों ड्राइवर्स उतरते हैं, पहले वो हाथ मिलाते हैं, सलाम करते हैं, और फिर वो खामोशी से पुलिस का वेट करते हैं। जबकि यहाँ पे वो सारी चीज़ें बड़ी मुश्किल से होती है। कौन कौन से मौके हैं जहाँ पाकिस्तानी कम्युनिटी इकट्ठा होती है और पाकिस्तान को याद किया जाता है, वो बताइए। हाँ जी, बिल्कुल सही बात है कि यहाँ पे ऐसा ही होता है कि जब कोई एक्सीडेंट हो जाता है या कोई इंसिडेंस हो जाता है, तो यहाँ के जो हुकाम है उनको इतला दी जाती है। फिर आपस में बैठकर एक साइड पे खड़े होकर उनका इंतजार किया जाता है। वो आते हैं, वो मौका महल को देखते हैं, फिर उसके मुताबिक वो फैसले करते हैं। और यहाँ पे जो कम्युनिटी जो है ना, पाकिस्तानी कम्युनिटी बड़ी मतलब वो एंशियस होती है कि कोई ऐसे इवेंट्स हो जहाँ पे हम पाकिस्तानी गैदरिंग जो है वो एंजॉय कर सकें। अच्छा, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट है ना आप, तो जल्दी से पॉजिटिविटी के साथ क्लोजिंग कर दें जरा। हम इस वक्त ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक पे जा रहे हैं। मुझे पता है आपके अंदर एक होस्ट भी है। हाँ जी, क्योंकि मैं खुद होस्टिंग भी करता रहता हूँ, तो असल बात यही है कि यहाँ पे ब्रेक ले लें। राइज एंड शाइन का ब्रेक का टाइम आ गया, आपका शो है। थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच। तो ये है कि अपना सोशल मीडिया जो समझे, यहाँ पे है कि उसमें चलो ठीक है। अब्दुल रऊफ साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, वक्त दिया। हम एक बार फिर आपसे कनेक्ट करेंगे ताकि मजीद आपसे इंटरेस्टिंग गुफ्तगू हो सके। ब्रेक आपसे करवाएंगे। एक छोटी सी ब्रेक का वक्त हुआ है, कहीं मत जाइएगा। वी शैल बी राइट बैक। आते हैं अभी। नाजरीन, कहते हैं कहानी कहते हैं मोहब्बत के बाद मोहब्बत मुमकिन नहीं, मोहब्बत के बाद मोहब्बत मुमकिन नहीं, और इन नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया है ये मोहब्बत की कहानी। कहानी। सात समंदर पार मैं तेरे पीछे पीछे आ गई। और वो याद है पाकिस्तानी फिल्में होती थी कि बाबूजी वो आए थे, वो कोई बड़े परदेसी बाबू, आदमी है, परदेसी बाबू, और वो आके चला गया। फिर यहाँ पे लेकिन यहाँ पे परदेसी बाबी हो गई, वो आ गई। जी नाजरीन, कराची की बड़ी दिलचस्प लव स्टोरी आजकल सोशल मीडिया पे भी गर्दिश कर रही है। बताइए क्या है वो स्टोरी? भाई, मोहब्बत के सिग्नल ने दिल के तार छेड़े तो अमेरिका से खातून कराची पाकिस्तान चली आई। लव स्टोरी के सोशल मीडिया पर इस वक्त चर्चे हैं, सब इसकी बात कर रहे हैं। शादी करने वालों की लाइनें लगती जा रही हैं, और इन लाइनों में बहुत से नाम ऐसे भी हैं जो पर्दा नशीन है, जिनको हम नाम बता नहीं सकते हैं। अच्छा, हमारे साथ तबीयत खराब होने की वजह से, अच्छा ये बात खातून की तबीयत खराब हुई, वहां पर सारे बैठी अंडर रेस्ट भी हुई होंगी, यूएस से ट्रैवल करके आई हैं, तो छिपा हेडक्वार्टर उनको मुंतकिल किया गया। कराची के शहरियों ने ये शादी का मशवरा दिया है, कुछ लोगों को एक दूसरे को भी मशवरा दिया है, और गवर्नर सिंध ने नौजवान को टैलेंटेड करार दिया है। हाँ। यानी बहरहाल टैलेंट तो उसका है। ये गवर्नर सिंध जो है, जो बात कर रहे हैं, सुन रही थी उनका रिमार्क, उसने इतनी उसकी मजबूत मोहब्बत थी, लेकिन वो टूट गई तड़ाक करके जब वो कराची पहुंची, तो उसने कहा भागो यहाँ से। और मुर्तजा वाब साहब जो कि मेरे कराची है, उनका भी एक जो सेंस ऑफ ह्यूमर है ना, वो बहुत अच्छा है। इस तरह की वो बात करते हैं, तो उन्होंने भी मोहब्बत कामयाब होने की दुआ दी है। अब इस नौजवान के लिए ये बददुआ है, खातून के लिए ये दुआ है, ये क्या है ये खुद ही वो देखे दोनों। जी अच्छा, जनाब, ये है कहानी। ये कहानी है। 3-4 लोग सोशल मीडिया पर आए, जी जी बिल्कुल, उन्होंने कहा कि हम तैयार हैं, और एक उम्मीदवार हमारे साथ भी मौजूद अच्छा, है। आपने भी एक उम्मीदवार को ले लिया। जी 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 बिल्कुल। अब्दुल रशीद को हम वेलकम, अब्दुल रहीम साहब को हम वेलकम करते हैं शो में, और उनसे पूछते हैं कि ये हाल दिल तो हमें भी बयान करके बताएं। भाई क्या हुआ आपको देखते ही खातून से मोहब्बत हो गई? जब कराची लैंड किया उन्होंने, तो आपने कहा यही थी वो मेरी मोहब्बत जिसको मैं ढूंढ रहा था, तलाश कर रहा था। और जो आपकी पिक्चर आ रही है, तो काफी लंबी तलाश आपकी, 40 साल तकरीबन हुई है, 50 साल। या ये मोहब्बत अब्दुल रहमान साहब हमें, अब्दुल रहीम साहब, हमें पासपोर्ट से हुई है? किससे हुई है? या खातून से हुई है? ये जरा वजाहत दीजिए। यार मसला ये है कि ना तो पासपोर्ट से हुई है, ना खातून से हुई थी। मसला ये था कि वो बेचारी परेशान थी,
जिसकी वजह से मैं रात भर सोचता रहा उसके बारे में। तो मैंने कहा यार जाके इंसानियत के नाते करा जाए, क्या बात है, शादी की जाए उससे, ताकि उसकी जो दुख था या तकलीफ थी उसको वो दूर हो। दुख एक बांटे। बतौर पाकिस्तानी मेरी सोच ये थी कि बेहतरीन, क्या बात है। तो ये मैं पाकिस्तान नहीं में क्या चाहता दुख दर्द खत्म हो गए खवातीन के जो आपको नजर नहीं आ रहे कि माशाल्लाह? मतलब ये कि मैं पहले भी शादीशुदा हूँ, मेरे बच्चे भी हैं, माशाल्लाह। तो मतलब किसी की जरूरत के तहत अगर काम आ जाए तो वो ज्यादा बेहतर होता है, ना कि अपने शौक के लिए करे बंदा। यानी कैसे तरीके से आप अपनी जरूरत बयान कर रहे हैं, वैसे अच्छा, आर्टिस्टिक मुझे- अंदाज में कि नहीं। किसी की जरूरत मैं पूरी करूंगा, अपनी आपकी जो जरूरत है नहीं बता रहे हमें। अच्छा, आपने अपनी वाइफ से ये पूछा कि भाई मैं इन खातून को की मदद करना चाह रहा हूँ, तो उनके क्या तासुरात थे जब आपने या इजाजत ली उनसे? नहीं, मैंने मदद का नहीं कहा था वाइफ को। मैंने वाइफ से कहा था कि यार मैं शादी करने के इरादे से जा रहा हूँ। मैंने वॉइस मैसेज करा था वाइफ को ना, तो अब कोई बात voice नहीं, वो note आपकी- अच्छा किया, वॉइस मैसेज किया, फेस टू फेस नहीं किया, वरना हम अस्पताल से भी पढ़ ले रहे होते आपका। नहीं दोस्त, ऐसा नहीं है, मैं रात घर पे ही था और भी चैनलों से मेरे पास फोन आए थे, तो मैं घर पे ही था और घर पे ही बात करी है मैंने। तो इस जज्बे से सरशार है आप अभी भी कि अगर वो खातून का कोई राब्ता हो जाए और वो आपको कबूल कर ले, वरना उनके जहन में तो वो नौजवान है जिस नौजवान को वो तलाश वो कर रही है, नौजवान जो भागा नहीं फिर रहा है। मिल रहा हमें। हाँ। यार ये तो देखो गलत कर रहे हैं ना, उसने मर्द जात पे धब्बा बना दिया उसने। अगर मोहब्बत थी तो फिर जैसा भी हो, जरूरी थोड़ी है तो इसको देख के करा जाए। धब्बे को आप मिटाना चाह रहे हैं, सही है, गुड गुड गुड। आपकी कोई डिमांड थी अब्दुल रहमान साहब? अब्दुल रहमान नहीं, अब्दुल रहीम नाम है मेरा। सॉरी, आपकी कोई डिमांड थी? नहीं, डिमांड कोई नहीं थी। एक थी जो कि मैं चाहता था, पता नहीं था मुझे कि ये मुस्लिम है या हिंदू है या Right. मतलब क्रिश्चियन थी, तो बस यही ख्वाहिश थी कि मुसलमान हो जाए। तो बाद में पता चला कि मुसलमान है ऑलरेडी। अच्छा, तो वो तो खैर $5000 मांग रही हैं वो मुझसे नहीं मांग रही है, वो हुकूमत पाकिस्तान से मांग रही है। नहीं, और अगर आप वो आपसे कहे भाई मैं मुझे कहाँ रखोगे, मेरा तो खर्चा ही बहुत है। जहाँ डॉलर मेरी में बीवी खर्च है। बच्चे रहते हैं वहीं रहेगी। क्या बात है, यानी अच्छा। आपकी कन्विक्शन नजर आ रही है। वैसे वाकई ये तो वैसे- जबरदस्त बात है। रहीम साहब, भाई, बहुत हम शुक्रिया आपकी आपका। वैसे इस नियत को और इस सच्चेपन को और नेक नियति को और दाद हिम्मत जरूर को। देते हैं। और हिम्मत को। हिम्मत को सलाम पेश करते हैं आपकी। अब्दुल रहीम साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें भाई देखिए ये बात तो है ना कि एक मर्द जब किसी खातून को जी। परेशानी में देखता है हाँ। तो उसका दिल नरम हो जाता है फौरन नरम ना। हो जाता है। हाँ। अब वो और उसके औरत ऊपर- बीवी नहीं हो सकती। और उसको फिर गरम गरम डंडे जब लगते हैं तो वो सही हो जाता है। हाँ, नहीं, लेकिन देखिए ऑन अ सीरियस नोट, पाकिस्तान की एक रेपुटेशन है, हमारे मर्द हजरात बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं ख़वातीन का, चाहे वो अपनी बीवी हो या पड़ोसी की हो। नहीं, अच्छा सीरियस लेकिन- नोट, आपने कहा सीरियस बात यही है कि अब इन खातून का हुकूमत को, और जो सिंध हुकूमत है, और वो ठीक कर रहे हैं कि ज़रा उनकी देखभाल भी कर रहे हैं। वो US नेशनल हैं तो खैर खैरियत से या तो अपने घर वापस चली जाएं या फिर जो भी उनके मामलात है वो इस Resolve सूरत रिजॉल्व हो जाए। तो इसका ये पहलू ज़ाहिर है, क्योंकि मोहब्बत की बात है तो हम थोड़ा मार्जिन Humorous लेवरेज ले ले रहे लेते हैं, हैं हाँ। कि जरा सा लाइटर नोट पर ये बात होती रहे। लेकिन एक खातून आई है इतना ट्रैवल करके, और तो किसने उनको धोखा, अगर कोई धोखा दिया है मुमकिन तौर पर, तो देखना चाहिए, ट्रेस करना चाहिए कि वो कौन शख्स है। और बिल्कुल। ऑनलाइन इस तरह के मामला चलते हैं, प्यार मोहब्बत के मामलात भी हो जाते हैं। इसमें बहुत सी ऐसे लोग और भी हैं जो आ जाते हैं इसमें एक और शादी हो जाती है। लेसन लर्न करने की जरूरत है कि अगर आप इंटरनेट पे किसी को मिल रहे हैं तो और आपके अंदर वो कैपेसिटी नहीं है कि आप वो वादों को पूरा करें, तो वो वादे ना करें। बिकॉज अगर कोई आप पे भरोसा करके अपना घर बार छोड़ के, बिल्कुल। अपनी कंट्री छोड़ के आ रहे हैं यहाँ पे, तो ये तो आपकी वादा खिलाफी है। आपकी वादा खिलाफी है, और आपका नाम जाहिर है आप जहाँ रहते हैं वहां से जुड़ा हुआ है ना, वो जो रेपुटेशन है आपकी, जिस बिल्कुल। मुल्क से आप ताल्लुक रखते हैं। तो ये सफर करके इस पाकिस्तान आई और फिर आपने देखा कि वो उनको लग रहा है कि उन्हें धोखा दिया उस नौजवान ने। अब दिया या नहीं दिया, वो तो नौजवान जब आएगा ट्रेस होगा कि पता चलेगा कौन था वो शख्स, और वो अपनी कहानी बताएगा तो पता चलेगी। लेकिन अभी तक की जो रिपोर्ट्स आ रही हैं तो ये मनाजिर कोई अच्छे तो नहीं परेशान है है ना। वो, एक तकलीफ it's में not है वो nice। खातून, परेशान है, ट्रॉमा का भी शिकार है। पुलिस भी उनसे बात कर रही है और फौरन राब्ता भी किया गया
कि उनका मसला क्या है, उनको सही जगह रखा जाए ताकि वो अंडर रेस्ट भी ना हो, उनको खाने पीने का मामला, क्योंकि एक मेहमान की तौर पर है ना हमारे यहाँ, तो हमें उनकी और देखभाल जो करनी है। खातून पुलिस एहलकार उनके साथ बैठी थी वो यही कह रही थी कि आप हमारी मेहमान हैं, अगर हम आपको पुलिस स्टेशन भी लेके जा रहे हैं तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि हम आपको गिरफ्तार कर रहे हैं। सो रिप्रेजेंटेशन ऑफ द कंट्री इज आल्सो एट स्टेक। आपके एक वादे पे हमारी सोशल मीडिया पे जाती हैं बातें, सो वी शुड बी रिस्पॉन्सिबल। जी बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये मोहब्बत भरी दास्तान थी और इसका मोहब्बत भरा ही इख्तिताम होना चाहिए, ये हमारी दुआ है। बिल्कुल जनाब। और इसी के साथ ही यारी की जब बात हो तो पक्के दोस्त हमें याद रहते हैं। पक्के दोस्त अनबिलीवेबल कंटेंट है, बच्चों से अच्छे दोस्त तो कोई होते ही नहीं है, और अनबिलीवेबल कंटेंट है जो बिलाल मकसूद ने बनाया है। हमारे बच्चों की बेहतर परवरिश हो गई या नरिशमेंट हो गई या हमारे कल्चर हेरिटेज से हमारे सारी बात चीजें, है। उठना बैठना, बात करना, बुजुर्गों से बात करना, लर्निंग के किस तरह हो सकती है, मॉडर्न तरीक़ेकार लर्निंग का क्या हो सकता है, उसको इंटरेस्टिंग कैसे बनाना है, तो ये सारे इस शो में ये सारी चीजें मौजूद है। बिल्कुल। तो सैटरडे संडे 12 बजे आप देख सकते हैं 365 के चैनल पे, और अपने बच्चों को भी दिखाएं और खुद भी बैठ के देखें। और ये बहुत अच्छा कंटेंट है जो हमारे वैल्यूज़ को इनकलकेट करता है। और उर्दू का कंटेंट वैसे ही पूरी दुनिया में, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि हर जगह बहुत कम बनाया जाता है। तो अगर पाकिस्तान से ही अमेजिंग कंटेंट निकल रहा है तो हमें इसको सपोर्ट करना चाहिए। इसमें स्किट्स भी होंगे, इसमें जलेबी बनाने का तरीका भी बताया जाएगा, बारिश कैसे होती है, गिनती, और बुक कैसे पढ़ी जाती है, बुक खोल के जहां आपने छोड़ा है बुक को, उसको दोबारा से वहीं से कैसे रीड किया जाता है, फिर जो हम बचपन में सुनते थे बच्चों के अंदर, और जो आने वाली जनरेशन को शायद कम ही मिले, तो उनके लिए बहुत अच्छा है। जी जनाब, एक शॉर्ट ब्रेक का वक्त हुआ है, कहीं मत जाइए, वी विल बी राइट, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। अब थोड़ी वेदर अपडेट ले लेते हैं। जी बिल्कुल, ये बताया जा रहा है कि फरवरी में बारिशें मामूल से कम होंगी और दर्जा हरारत मामूल से ज़्यादा होगा। महकमा मौसमियात ने खबरदार किया है, कराची में भी सर्दी का जोर टूट गया है। अब मेरा तबीयत भी ठीक होती जाएगी, फिक्र ना करें आप, मुझे पता बिल्कुल जी। हमारे साथ मजीद इस पे बात करने के लिए सरदार सरफराज चीफ मेट्रोलॉजिस्ट हमारे साथ मौजूद है, उनको वेलकम करते हैं शो में। जी सरदार साहब, क्या कराची में सर्दी ख़त्म होगी, क्या कहता है वेदर? आवाज नहीं आ रही सरदार साहब, आपको हमारी आवाज आ रही है? सरदार साहब आवाज आ रही है आपको? तो ये बताइए कि कराची में सर्दी खत्म हो गई है अब, या दोबारा आएगी 10-12 दिन बाद? नहीं, बहुत इम्कान नहीं है अब इसका कराची में सर्दी दोबारा आने। जनवरी और फरवरी में खासा फर्क हो जाता है। अब तो कल से फरवरी शुरू हो जाएगा, तो जाहिर है टेम्परेचर मीन जो या एवरेज टेम्परेचर होता है ना, रात का भी दिन का भी, उसमें 2.5 डिग्री का फर्क आ जाता है। तो अब तो नहीं लगता कि कराची में कोई ऐसी, हाँ कोई बहुत ही सीवियर किस्म की कोल्ड वेव आ जाए, पूरे मुल्क को अपनी लपेट मिले, तो जाहिर है उस असर कराची में भी पहुंचेगा, लेकिन ऐसा दिखाई नहीं देता। इसलिए भी कि एक हल्की फुल्की वेस्टर्ली वेव अभी भी बलूचिस्तान में आज और कल कुछ हल्की फुल्की बारिश बरसाएगी, और ऊपर जो शुमाली इलाका जाते हैं उनमें भी अगले 2 दिनों के दौरान ये इस तरह का हल्का सा स्पेल मुतवक्के है। तो जब भी वेस्टर्ली वेव प्रिवेल कर रही होती है मुल्क के किसी हिस्से में, तो कराची में भी उसका असर यही होता है कि मौसम तब्दील हो जाता है, यानी असल में कोल्ड एयर पीछे हो जाती है, रिसीड कर जाती है पूरे मुल्क पे से। तो इस वक्त सर्दी बेशतर जगहों पर पिछले 2-3-4 दिन से कम हो गई हुई है। तो कराची में तो अब अगले 10-12 दिन तक रात तो ठंडी रहेगी, दिन का तो अब तकरीबन खत्म ही है यहाँ से। बिल्कुल ठीक है। ग्रेजुअली रात टेम्परेचर भी बढ़ता जाएगा। बारिश का बताइए, क्या एक्सपेक्टेशन है, बारिश कराची में होगी, कब होगी? अनफॉर्चुनेटली कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है। वैसे इस सीजन में तो बारिशें सभी जगहों पर कम है पूरे मुल्क में। एक तरह से आपने शायद देखी हो जो सेमाई पेशेंट हुई होती है, और मैं अगले उसमें उस आगे भी देख रहा था जो ग्लोबल मॉडल्स एंड फोरकास्ट अगले दिन, तो उसमें भी यही इंडिकेशन मिल रही है कि इस अप्रैल मई तक खासी कम है बारिशें।
तो इसी वजह से पीएमडी के जो हमारा ड्राउट मॉनिटरिंग सेंटर है उन्होंने से ड्राउट की एडवाइजरी भी इशू की है कि -45 से -50% तक सितंबर से लेकर बारिश कम हुई है पूरे मुल्क में। तो उसके बाद जाहिर है कि ड्राउट किसी के जगहों पर अच्छा सरदार साहब ये बताइए, मौसम सरमा में बारिशों और बर्फबारी के ना होने से क्या नुकसानात हुए हैं मुल्क भर में, ज़रा उस पर भी रोशनी डालें। देखिए बड़ा डिपेंड करते हैं ना इन बारिशों पे। आपको पता है कि बारिशों के साथ स्नोफॉल भी होती है। स्नोफॉल जब ग्लेशियर्स के ऊपर आकर मतलब एक तरह से पूरे आपके जो पानी के ज़खायर हैं वो सारे उसी से एक तरह से वो होता है चलते हैं, उनमें पानी उन्हीं ग्लेशियर से पिघलने से आता है। और पिछले इत्तेफाक से 4 सालों से मामूल से काफ़ी कम रह रही है, यानी कोई 50% लेस देन एवरेज स्नोफॉल। और ये भी बताइए कि ये फरवरी मार्च कि आपके जो ये भी बताइए सर साहब, अभी रमज़ान भी आ रहे हैं, फरवरी मार्च में कैसे दर्जा हरारत कैसा रहेगा? गर्मी काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी, इस बारे में क्या बताते हैं वेट डिपार्टमेंट? देखिए कराची इसमें ना ओवरऑल उसमें जो मैं फोरकास्ट का आपसे जिक्र कर रहा था, तो उसमें बारिश के साथ साथ टेम्परेचर्स की भी एक तरह से होती है, प्रेडिक्शन होती है। तो मामूल से ज़्यादा टेम्परेचर्स रहने का इम्कान है, वही फरवरी में भी मार्च में भी। तो कराची में और सिंध के दूसरे एरियाज में बिलखुसूस वस्त मार्च के बाद या कम से कम 20 मार्च के बाद गर्मी शुरू हो जाया करती है। यानी वही 30 तक 30 30 32 32 ऐसे एक्सट्रीम, सॉरी यानी 32 तक जाएगा, 32 33 30 इसके अंदर रहेगा। जी बिल्कुल, अब 30s में ही और हाई 30s में, यानी रमजान का आखिरी अशरा होता है ना, तो उसमें तो कभी-कभी 40 तक भी चला जाता है टेम्परेचर। सरदार साहब तो उसमें हाँ डिपेंड करता है कंडीशंस पे। आपको पता है कि कराची में तो अगर सी ब्रीज चलती रहे तो टेम्परेचर माइल्ड रहता है। इवनिंग्स तो नॉर्मली भी कराची की बड़ी अच्छी शामें रहती है। सरदार साहब ये बताइए, रमजान आने वाला है, रमजान में क्या प्रेडिक्शन है? गर्म होगा और गर्मी बढ़ जाएगी? बारिश का स्पेल कोई आ रहा है रमजान के दौरान? देखिए मैं वही अर्ज कर रहा था कि रमज़ान का जो आखिरी अशरा होगा ना, यानी 15 मार्च के बाद, खासकर आपको पता होगा कि रमज़ान तो बिल्कुल मार्च के शुरू में ही इम्कान है शुरू होने का। पहली हो सकता है उसमें 1 मार्च से रमज़ान शुरू होने का इम्कान। तो यूँ जो पहले 15 दिन होंगे वो तो इम्कान यही है कि ठीक गुजरेंगे, लेकिन 15 मार्च या ज़्यादा से ज़्यादा 20 मार्च के बाद फिर गर्मी शुरू हो जाती है कुछ ना कुछ, कराची में भी और सिंध के दूसरे इलाकों में भी, यानी टेम्परेचर 34-36 तक पहुंच जाता होता है अक्सर। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि जो आखिरी 10 दिन होंगे या आखिरी अशरा होगा रमज़ान का, वो एक तरह से मौसम गर्म हो जाएगा उसमें। अच्छा, और आजकल बड़ा ये हम देख रहे हैं मिस्टी, यानी धुंध सी है कभी कभार, और फिर ड्यू भी है, बहुत ही ओस है, नमी है, तो ये कब तक ये मौसम कब तक चलता रहता है? ये देखिए उसमें विंड चेंज होने पे होता है ना। कराची में जिस दिन जनूब मगरब से हवा चले ना, समंदरी हवा चलना शुरू हो जाए दोपहर से, और फिर रात भर उसी सिमत से रहे। पिछले 2 दिन रहा था ये कि 90% या 90+ में चली जाती थी ह्यूमिडिटी, उसकी वजह से ड्यू फॉर्मेशन और कहीं जो है ना हल्की सी यानी मिस्टी कंडीशन या हल्की सी फॉग जिसे आप कहते हैं पैचेस में वो रही है। लेकिन आज तो खुश्क हो गया था, आज तो मेरे ख्याल में कोई 40s में रही है ह्यूमिडिटी, 38% रही है। और अगले दिनों में भी ड्राई है, अब वो चीज़ नहीं होगी। बलूचिस्तान की अगर बात करें, क्या लग रहा है, उसकी क्या प्रेडिक्शन है बलूचिस्तान के एरिया की बर्फबारी की? जी बलूचिस्तान में तो बिल्कुल ना होने के बराबर मतलब हुई नहीं है कोई ऐसी स्नोफॉल। ज़ियारत में कोई हल्के फुल्के जिसे कहते हैं ना ट्रेसेस या छींटे पड़े थे जस्ट, और अभी तक आगे भी कोई ऐसा नहीं लग रहा। यानी असल तो आपको पता है कि दिसंबर और जो जनवरी के 2 महीने होते हैं, इसमें अच्छी बारिशें और अच्छी स्नोफॉल हो जाए तो फिर वो आगे चलकर स्प्रिंग में भी और समर में भी आपके पानी के ज़खायर के हवाले से, बिजली की प्रोडक्शन के हवाले से, खेती बाड़ी जो ज़राअत उस पर डिपेंड करती है, उस सब के लिए बड़ी कारआमद हुआ करती है। अब अगर फरवरी में होती भी है ना, जैसे आपको याद होगा पिछले साल भी हुआ था कि जनवरी तक खुश्क रहा था मौसम, फिर फरवरी में मार्च में अच्छी बारिशें हुई थी, स्नोफॉल भी हो गई थी, लेकिन तो देर पास साबित नहीं होती, वो जल्दी पिघल जाती है। बलूचिस्तान में भी खुशहाली का यानी आगे चलकर ना खदशा बढ़ सकता है। अच्छा, सही है, ठीक है।
सरदार साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपना कीमती तो बारिशें मतलब कम होंगी भाई, वो ये कह रहे हैं अब बारिशें कम होंगी और यही ड्राउट की भी वार्निंग दी है, बिल्कुल। तो पानी की कमी वैसे ही है हमारे यहाँ। अब देखना यह है कि कैसे ये पानी की कमी, क्योंकि जब गर्मियाँ आती हैं तो पानी की कंजम्पशन ज्यादा बढ़ जाती है, और फिर वैसे ही अभी ऑलरेडी आप देख रहे हैं कराची में बहुत सी जगह ऐसी है जहाँ पानी नहीं है, बिल्कुल जी। आज एक और बात करते चले, मास्टर अब्दुल्ला मौसीकार, मारूफ मौसीकार, बिल्कुल। और वो याद है ना, चल चलिए दुनिया दे उस जितने बंदा ना बंदे दी जात क्या बात है पुराने तो ये बाकमाल मौसीकार मास्टर अब्दुल्ला को पिछले 31 बरस बीत गए, लाजवाल धुनें आज भी कानों में रस घोलती हैं। हमारा म्यूजिक चल रहा था ऐसे। बिल्कुल जी। एक और बहुत ही अनबिलीवेबल शख्सियत की बरसी है, इशरत हाशमी साहिबा। 20वीं उनकी बरसी है, इशरत हाशमी साहिबा, जिनको सब जानते हैं और पुराने वक्तों के लोग तो खास तौर पर जो मुनफरद उन्होंने किरदार अदा किया है, ज़बरदस्त जानी मानी जाती हैं। उन्होंने कभी एक प्यारी सी माँ का किरदार अदा किया जिसमें वाकई एक लगता था कि मावा ठंडिया छावा कहते हैं ना, तो वो उनके अंदर वो नजर आता था। फिर कभी एक जालिम औरत का भी उन्होंने किरदार निभाया और झगड़ालू सी खातून भी नजर आई कुछ ड्रामों में। इशरत हाशमी ने अपने नाजरीन को ये एहसास दिलाया कि फितरी जो अदाकारी है, कहते किसे है, वो किस चीज़ का नाम है। 1960 में रेडियो पर ड्रामा आर्टिस्ट के तौर पर उन्होंने अपना करियर का आगाज़ किया और जनाब उसके बाद उन्होंने 1973 में टेलीविज़न का रुख किया। अच्छा, ये ईद ट्रेन के मनाज़िर वो है ना जो दिखा रहे हैं स्निपेट्स वहां से। अरे क्या बात है, ये टेली थिएटर के ज़ेर ज़बर पेश, हाँ ज़ेर ज़बर पेश और हिस्टोरिक कोई ड्रामा टीपू सुल्तान। क्या बात है, शमा धूप किनारे में ये बहुत अनबिलीवेबल कैरेक्टर था इनका। आंगन टेढ़ा नहीं, आंगन टेढ़ा में नहीं थी, बहुत से ऐसे ड्रामे। अच्छा जी, कितनी जबरदस्त अदाकारी, क्या आर्टिस्ट होते थे, अनबिलीवेबल काम है भाई। और वो लगता था वो रिलेट करते थे ना, हम आपसे सबसे, ये जो सब लोग खड़े हुए हैं इन सबसे रिलेट करने वाले आर्टिस्ट थे। कॉमन मैन की कहानी थी ना, कॉमन मैन की कहानी। जनाब एक छोटी सी ब्रेक का टाइम हुआ है, लेकिन ब्रेक से वापस आने के बाद आपको मिलवाएंगे एथलीट से, मैराथन रनर से, जो पाकिस्तान कराची में विमेन मैराथन होने वाली है, उस पर गुफ्तगू करेंगे। कहीं मत जाइएगा, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक नाजरीन। पाकिस्तान में ऐसा कोई शोबा नहीं है जहां खवातीन मर्दों से पीछे हैं या शाना बशाना नहीं चल रही। और हम क्योंकि आपकी सेहत का बहुत ख्याल रखते हैं तो अपने शो पे हम ये सेगमेंट ज़रूर रखते हैं ऐसा जिसमें आपको मोटिवेट किया जा सके कि आप भी सेहतमंद हेल्दी एक्टिविटी की तरफ आए, तो इसीलिए हमने बताया। आज के खास मेहमान जो हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत ही अमेजिंग काम कर रहे हैं पिछले कई सालों से, लेकिन 5 सालों से जो वो कर रहे हैं, हम मैराथन का कुछ रुझान बढ़ता भी जा रहा है ना। बिल्कुल बढ़ता जा रहा है। तो हमारे साथ ऐना अस्करी हैं, MMA फाइटर भी हैं, एथलीट है, रनर है, और सुहेल सरदार है, फाउंडर बॉर्न टू रन। सुहेल साहब, आपसे तो हर मैराथन में ही मुलाकात होती है। जी बिल्कुल। और आप बहुत मैराथन का ये कल्चर स्पेशली फॉर विमेन आगे लेकर आए हैं। तो 5th वुमेन्स पावर रन बाय बॉर्न टू रन हो रही है, क्या है इसका मैसेज, क्या है, क्या लोगों तक पैगाम पहुंचाना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो पाकिस्तान में हो रही है जो अच्छी चीज़ है, बड़ी बात है। उसके बाद इसका मैसेज ये जाएगा वर्ल्ड में कि ख़वातीन ऑल्सो रन इन अ सेफ इन्वायरमेंट। फिर दूसरा जो इसका एक मैसेज ये है, जो असल इसका है कि ये उनके लिए है जो वॉक रन करती हैं, जिनको लगता है हमें कुछ नहीं कर सकती, तो जस्ट कम ओवर देयर, रन करें, वॉक करें, स्लो करें, फिनिश करें, मेडल लें, तो ताकि उनकी एक नई लाइफ वहाँ से स्टार्ट। और कितने किलोमीटर्स, क्या क्या कैटेगरीज हैं? 5 किलोमीटर्स, एक ही कैटेगरी। तो ऐना आप बताएं कि क्या इसकी इम्पोर्टेंस कैसे बताएंगी आप, जो खवातीन आपको देख रही हैं कि उनको आना चाहिए, एक इंडिपेंडेंस का फील भी आएगा, कॉन्फिडेंस भी खवातीन को आएगा, क्या कैसे आप इसकी अहमियत को उजागर करेंगे? Basically, I believe that running is the basic of everything. As an athlete, अगर हमें warm up करना है, और when I was a swimmer or anything, whatever I've been doing, सबसे पहले हम running से start करते थे. I always thought क्यों भगा रहे हैं मुझे? But when I came to certain age that I was away from the family for a little time, and I was like, in that mode कि मुझे homesickness हो रही है, I'm not feeling good or anything.
You know, and there is this very close family friends of mine he's a student. So he just told me, why don't you take a run outside? I was like, that's a random idea. Okay, let's do it. I did it. That was the moment I understood that fine, I didn't care about who's around. I was like, there was a park, but road ko follow karta hua park tha. I was running and I was like, oh, I was missing on a big thing. And that's where everything realize तभी होता है. And I मतलब आपकी जो आपके अंदर का fighter भी हो अगर anything And happy hormones. Exactly. So You are a happier person when you work you out. have to start from बिल्कुल. somewhere. And I believe that running is amazing. Is amazing. तो आपको कैसा रहा, यानी अभी तक की जो जर्नी आपकी रही है, लोगों ने काफ़ी ज़्यादा यानी सराहा भी इसको और फिर पार्टिसिपेशन भी बढ़ती गई? जी अल्हम्दुलिल्लाह, वैसे तो हमारा जो ग्रुप है बॉर्न टू रन पाकिस्तान सबसे पुराना है और पिछले 8 सालों से मैं फ्री ट्रेनिंग कराता हूँ एवरीवन, और स्पेशली इन लोगों को जो रनिंग के अंदर नहीं है और स्पेशली वुमेन एम्पावर बहुत काम है। तो ये हमने 2020 में स्टार्ट किया था, तो अब जो है ये एक इंटरनेशनल इवेंट बन गया है और आई थिंक इट्स अ प्राउड। और ऐसी फैमिलीज आती हैं, देखिए वर्किंग वुमेन तो होता ही है ना कि जो हमारी फील्ड से वाबस्ता है, जो मीडिया से, लेकिन जो घरेलू खवातीन है जी जी वो भी देखते हैं, उनकी दिलचस्पी अब होती बिल्कुल है, क्योंकि देखिए ऐसा प्लेटफॉर्म कहीं नहीं है। हमारा जो ग्रुप है उसका स्लोगन है जीरो टू हीरो। तो हमारे पास जो भी आता है वो उसका बैकग्राउंड कोई नहीं होता, वो वॉक भी नहीं कर सकती, चाहे वो घरेलू खवातीन हो या वर्किंग वुमेन्स हो। फिर हम उनको ट्रेन करते हैं और प्रॉपर उनको एक रनर बनाते हैं, चाहे 3 करें या 5 करें, इनफ। अच्छा सुहेल, ये भी बताइए, विमेन इन स्पोर्ट्स एक बहुत ही अहम प्लेटफॉर्म है जो पूरी दुनिया में विमेन इन स्पोर्ट्स को बहुत सराहा जाता है, इनकरेज किया जाता है। हमारे वहाँ अनफॉर्चुनेटली वो सराहा नहीं जाता उस मकाम पे जितना उनको ऑनर करना चाहिए। सो क्या आपकी ये विमेन ये जो मैराथन है वो उसको भी डेडिकेटेड है कि भाई हम विमेन इन स्पोर्ट्स को इनकरेज करें? देखिए बिल्कुल, पहली बात तो ये है कि ये सारा जो काम है ना जो हम कर रहे हैं, तो बाहर जो आपने बताया कि वहाँ की गवर्नमेंट इंटरेस्ट लेती है, बिल्कुल वहाँ का एक कल्चर है। हमारे जो गवर्नमेंट का आपको पता है कि इंटरेस्ट लेवल कुछ भी नहीं है। तो ये जो काम हम लोग और दूसरे लोग भी, दूसरे क्लब्स भी कर रहे हैं, वो अपनी मदद आपके तहत कर रहे हैं, ठीक है। तो वो एक लिमिट उसकी एक बाउंड्री लाइंस है, उस तक जा सकते हैं, क्योंकि इसके लिए काफ़ी चीज़ें आपको चाहिए होती हैं। अच्छा, जब हमने 10 साल पहले SOP की मैराथन शुरू की, हमारे पास 200 रजिस्ट्रेशंस थी। जो हमने अभी की कुछ दिनों पहले उस पे 4000 तक। जी बिल्कुल ऐसे ही है। So 10 years, it took us 10 years। लेकिन इस दफ़ा पहली दफ़ा हमें बहुत अच्छा सपोर्ट मिला गवर्नर कराची की। आप नहीं चाहेंगे, आपने अप्रोच किया है, उनको गुजारिश की है, आपने किसी से राब्ता किया? बिकॉज़ दिस इज अ ग्रेट प्लेटफॉर्म। मैं तो बस इतना ही बोलूंगा कि थक गया हूँ करते करते याद तुझको मैं, अब तुझे मैं याद आना चाहता हूँ। क्या बात है, क्या बात है। एंड इट्स सो इम्पोर्टेंट कि इंडिविजुअल। हाँ भाई, मुझे बताएं कि फिटनेस कितनी ज़रूरी है। कोई भी आप काम कर रहे हैं, प्रोफेशनल लाइफ में भी अगर खवातीन आ रही है, इवन वर्किंग वुमन नहीं भी है, वो घर में काम कर रही है, बुनियाद तो यही है ना, फिटनेस ही है, तभी आपके अंदर आएगी। उस पर ज़रा बात कीजिए। सो आई वुड से कि ज़्यादा ज़रूरी उनके लिए। रीज़न इज़ दिस, बिकॉज लुक, इफ़ आई एम वर्किंग समवेयर, आई हैव दैट स्पेस कि मैं जाके आई कैन अप्रोच दैट एंड डू थिंग्स। व्हेन यू आर एट होम, दैट इज़ द थिंग दैट आई हैव एक्सपीरियंस कि जब आपका हाउस होल्ड स्टफ इतना ओवरवेलमिंग हो जाता है एंड एवरीथिंग, दैट इज़ द पॉइंट, यू नीड मी टाइम। Me time is not important कि यही होगा that you need spa day out or you just want to stay home, read a book. Sometimes me time is about getting up and try and understand yourself and to connect with your body and brain. I think exercise, working out, moving is the best thing. और कहते हैं ना MMA फाइटर है वो भी, क्या obviously that sort of training also comes in handy for running. और क्या किससे लड़ाई करती रहती है सबसे ज्यादा घर में? नहीं, I would say MMA फाइटर सबसे ज्यादा काम होता है, और because they know what they can do। वो कहते हैं ना 100 लोहार की, कोई जायज बात करते हुए 100 सुनार की और 1 लोहार। इनके पास तो कोई जायज बात करते हुए बड़े एहतराम से पहले वो सोचता होगा कि मैं किस अल्फाज का चुनाव और ये सारी चीजें क्योंकि बट on a serious note, Anna, how important is it to understand कि सेल्फ डिफेंस जो है वो हर औरत को आना चाहिए? It is the most important thing. Integral. It is integral, and this is like मैं कहती हूँ कि if you don't know how to, like,
sense of being independence doesn't come with just, you know, whatever we have been learning all this time. It बिल्कुल। comes with the basic thing that you are physically able to take care of you. Take care of और it. as Not a only MMA fighter, physically, क्या but- अचीवमेंट रही आपकी, कौन से कॉम्पिटिशन? मैंने अभी नेशनल फाइटिंग चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल आया. I was injured, so I couldn't make it to the final. But because my coaches were like, and I would say your instructor, listen to your instructor. I listened to him. I was able to make the run. सही Okay, बात है। I listened to my coaches and I was able to win. Right. And that winner's mentality, that mindset is हाँ। so important. अच्छा सुहेल, जल्दी से आप बताएंगे कि ये कहाँ रजिस्ट्रेशन हो सकती है, कब स्टार्ट होगी, कितने बजे, कहाँ, कौन सा दिन? देखिए, 5th Women's Power Run start 7 AM HMR वाटरफ्रंट, द बेस्ट वेन्यू. क्या बात। और उसके बाद रजिस्ट्रेशन हमने जो थी, हमारा एक स्लोगन है नथिंग फ्री दीज एक्सेप्ट बॉर्न टू पाकिस्तान. तो रजिस्ट्रेशन के कोई चार्जेस नहीं थे. क्या बात है। 400 to 500 फीमेल ऑलरेडी और रजिस्टर्ड. रन के बाद खाने का इंतजाम कहाँ है, लंच का, जहाँ बिरयानी खुरमा वगैरह होगा, वो भी मुझे बताइए. खाने के बाद सीधा बाहर निकले जहाँ हमारे और अपने घर जाए. सुहेल सरदार, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप अपने लेवल पे अपने इनिशिएटिव को लेकर बॉर्न टू रन ने पाकिस्तान की इस प्लेटफॉर्म को उजागर किया. तो मैं तो चाहूंगा इसके कि आप लोग भी वहाँ पे इंशाल्लाह और ऐसी चीजों को बिल्कुल जरूर हम आएंगे. highlight हमेशा ऐसी चीजों को प्रमोट करते हैं. बिल्कुल जनाब, शो का वक्त खत्म हुआ है. बिल्कुल ऐसे ही. मुझे और ज़ुहैब को इजाजत दीजिए. हम कोशिश करेंगे इसी तरह के अनबिलीवेबल चैंपियंस हम आपके सामने लेकर आए. मंडे को आपसे मुलाकात एक बार होगी फिर मुलाकात होगी. हैव अ वंडरफुल वीकेंड. देखते रहिए. खुदा हाफिज.